आज की कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपको ये आज की कहानी कई दिनों तक परेशान कर सकती है। और ये बस एक कहानी नहीं बल्कि रूह को कंपा देने वाली एक सच्ची घटना है जिसे भारत में तंदूर कांड के नाम से जाना गया है। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में एक सरकारी फ्लैट में सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहानी के साथ रहा करता था। सुशील शर्मा भारत के एक जानी मानी राजनीतिक पार्टी में एक नेता था, लेकिन इस सुशील शर्मा ने जुलाई 1995 में कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसे भारत में आज तंदूर कांड के नाम से जाना जाता है। 2 जुलाई 1995 की शाम को सुशील शर्मा अपना सारा काम खत्म करके अपने घर लौटता है, लेकिन जैसे ही सुशील शर्मा अपने घर में एंटर करता है वैसे ही वो देखता है कि उसकी पत्नी नैना सहानी फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है। लेकिन नैना सहानी अचानक सुशील शर्मा को देखकर चौंक जाती है। फिर नैना सहानी अचानक से फ़ोन रख देती है। जैसे ही सुशील शर्मा उससे पूछता है कि फ़ोन पर कौन था तो वो कहती है कि रॉन्ग नंबर था। इतना कहकर नैना सहानी किचन में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को नैना पर शक हो जाता है क्योंकि सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहानी और उसके एक कॉलेज के दोस्त मतलूम करीम पर पहले से ही शक कर रहा था। और इसी शक के कारण सुशील शर्मा ने पहले भी मतलूम करीम से इस बारे में बात की हुई थी, लेकिन करीम ने कहा था कि वो और नैना सहानी सिर्फ एक अच्छे दोस्त ही है और कुछ नहीं। लेकिन उस दिन नैना सहानी और सुशील शर्मा ही घर में थे। तो जैसे ही नैना सहानी फ़ोन रखकर किचन में चली जाती है तो पीछे से सुशील शर्मा लैंडलाइन फ़ोन को रीडायल करता है और जैसे ही सुशील शर्मा ने रिसीवर को ऑन किया उसका शक यकीन में बदल गया क्योंकि फ़ोन के उस पार और कोई नहीं बल्कि मतलूम करीम ही था। सुशील करीम की आवाज़ सुनकर गुस्से में फ़ोन रख देता है और भागकर नैना सहानी के पास जाता है और नैना सहानी से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। और जैसे ही नैना सहानी अपना पक्ष रखती है सुशील शर्मा को ये सब सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी कुछ सेकंड के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। नैना सहानी अपने किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी और सुशील शर्मा उसके ठीक सामने। और सुशील शर्मा अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकालता है और नैना सहानी की तरफ 3 बार फायर करता है। पहली गोली सीधे किचन के छत पर लगी और जाकर एसी से टकराई। दूसरी गोली नैना सहानी के गर्दन पर और तीसरी गोली लगी नैना सहानी के सीधे माथे पर और गोली लगते ही मौके पर नैना सहानी के वहीं पर मौत हो जाती है। नैना सहानी के मौत हो जाने के बाद सुशील शर्मा को यह एहसास होता है कि गुस्से में उसके हाथों ये क्या अनर्थ हो गया। सुशील शर्मा इसके बाद जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ गुस्से में हुआ, अचानक से हुआ, इसका पहले से कोई प्लानिंग नहीं था। सुशील सहानी अब उस लाश के पास बैठकर सोचने लगा कि वो भी अब फंस जाएगा, अब उसके भी बचने के कोई रास्ते नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद सुशील शर्मा वहां से उठकर अंदर जाता है और अंदर से एक बड़ा सा पॉलीथीन का बैग लेकर आता है और उस लाश के आसपास के लगे हुए खून को वो साफ करता है। उसके बाद उस लाश को उस बैग में डालकर पैक कर देता है और सबसे पहले तो वो फ्लैट से बाहर आकर ये देखता है कि आसपास कोई है तो नहीं। और फिर जैसे ही उसे तसल्ली हो जाती है कि आसपास कोई नहीं है उसके बाद वो अंदर जाता है और फिर नैना सहानी की लाश जिस बोरी में रखी थी उस बोरी को घसीटते हुए लेकर घर के बाहर खड़ी हुई अपने मारुति कार के डिक्की के अंदर डाल देता है। और फिर सुशील शर्मा गाड़ी को स्टार्ट करके गोल मार्केट से बाहर जाकर ऐसे ही घूमने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि आखिर इस लाश का करे तो क्या करे। और आखिर में सुशील शर्मा ने नैना सहानी के लाश के साथ जो कुछ भी किया वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। जब सुशील शर्मा गाड़ी चला रहा था तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि रास्ते में कहीं कोई पुलिस की चेकिंग ना हो जाए। तभी अचानक से सुशील शर्मा के दिमाग में एक और बात आती है। वो तुरंत गाड़ी को घुमाकर आईटीओ पोल पर ले जाता है क्योंकि सुशील शर्मा के दिमाग में अब ये बात आई थी कि वो आईटीओ पोल में जाकर नैना सहानी के लाश को पोल के नीचे से यमुना नदी में फेंक देगा। तो सुशील शर्मा अपनी गाड़ी को यहीं आईटीओ पोल में साइड में खड़ी करता है, लेकिन सुशील शर्मा ये देखता है कि इतने रात के बाद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वो डर रहा था कि कहीं कोई उसे देख ना ले क्योंकि वो बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का एक नेता भी था जिसके कारण काफ़ी लोग उसे जानते पहचानते भी थे। वो पकड़े जाने के डर के कारण
वहीं पर अपना प्लान बदल देता है। सुशील शर्मा फिर से अपनी गाड़ी घुमा लेता है और वापस कन्नौड़ पैलेस अपनी बगिया रेस्टोरेंट में वापस आ जाता है। और यही वो बगिया रेस्टोरेंट था जिसमें इस तंदूर कांड को अंजाम दिया गया था। सुशील शर्मा अपने इस बगिया रेस्टोरेंट, जो आज संग्रेला होटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ अपनी गाड़ी को पार्क करके अंदर चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही भागकर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। उस रेस्टोरेंट का हेड केशव था, जो कि सुशील शर्मा का बहुत खास आदमी था। सुशील जल्दी से केशव के पास पहुंचता है और उसे तुरंत रेस्टोरेंट को बंद करने को कहता है और उसे कहता है कि किसी को भी खाना मत दो और कह दो कि खाना खत्म हो गया है। ये सुनते ही केशव चौंक जाता है और कहता है कि अभी तो खाना बहुत सारा पड़ा है और अभी भी लोग आ रहे हैं। लेकिन वापस जब सुशील शर्मा तेज आवाज में गुस्से में कहता है कि रेस्टोरेंट बंद करो, तो केशव समझ जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। फिर केशव ने नए ग्राहकों को अंदर आने नहीं दिया और जो भी बचे हुए खाना खा रहे थे उनको भी जल्दी से रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। और फिर उस रेस्टोरेंट के सभी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे उन सभी को घर भेज दिया जाता है। अब उस ढाबे में सिर्फ सुशील शर्मा और केशव ही थे। तब जाकर सुशील शर्मा ने केशव को सारी बात बताई। वो कहता है कि उसकी पत्नी का कत्ल उसके अपने हाथों से हो गया है और अब जल्द से जल्द इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। सुशील शर्मा केशव से कहता है कि ये लाश कभी किसी को ना मिले, उसके लिए हमें इस लाश को तंदूर में डालकर ही खत्म करना होगा। ये सुनते ही केशव घबरा जाता है, लेकिन केशव सुशील शर्मा का पुराना दोस्त होने के नाते उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अब इसके बाद सुशील और केशव दोनों रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई कार के पास जाते हैं। फिर डिक्की से नैना सहानी की लाश को बाहर कर रेस्टोरेंट के अंदर ले आते हैं। उस रेस्टोरेंट के पीछे वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा सा तंदूर बनाया गया था और उसी तंदूर में उस रात बहुत सारी रोटियां बनाकर कस्टमर्स को खिलाया भी गया था, जिस कारण उस तंदूर में अभी भी आग बची हुई थी। तो दोनों मिलकर नैना सहानी की लाश को उठाकर उस तंदूर के अंदर डाल देते हैं। लेकिन उस तंदूर में इतनी भी आग नहीं थी कि पूरी की पूरी इंसानी लाश को जला सके। अब आग को तेज करने के लिए ये दोनों उस तंदूर में बहुत सारे पोस्टर, बहुत सारे कागज की रद्दियां डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो आग तेज नहीं हो रही थी। इसके बाद केशव सुशील से पास में पड़ा हुआ बटर मांगता है और फिर सुशील उस बर्तन में पड़े हुए बटर यानी कि मक्खन को उस तंदूर के अंदर डाल देता है और जैसे ही उस तंदूर में बटर को फेंका गया, अचानक से आग बढ़ जाती है और नैना सहानी की डेड बॉडी जलने लगती है। लेकिन सुशील शर्मा नैना सहानी की लाश को जल्द से जल्द जलाना चाहता था, इसलिए उसने पास में पड़े हुए बर्तन में जो मक्खन था उसको पूरा का पूरा उस तंदूर के अंदर फेंक दिया, जिसके कारण आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि रेस्टोरेंट के दीवार के बाहर उस आग की लपटों को साफ देखा जा सकता था। उस रेस्टोरेंट के पास अनारो नाम की एक महिला सब्जी की दुकान लगाती थी। जब उसने उस रेस्टोरेंट के पीछे से लगी हुई आग को देखा तो उसे लगा कि उस रेस्टोरेंट में आग लग गई है। वो ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहीं पास से अब्दुल नजीर नाम का एक पुलिस कांस्टेबल वहां से गुजर रहा था। वो अनारो की आवाज़ सुनकर वहां पर रुक जाता है और भागकर उस रेस्टोरेंट की खिड़की के पास से नज़ारा देखता है। अब्दुल देखता है कि रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ आग लगी हुई है और उस आग के पास 2 आदमी खड़े हुए हैं। अब्दुल जब अंदर जाने की कोशिश करता है तो केशव सामने आ जाता है। फिर अब्दुल कहता है कि अंदर आग लगी हुई है, लेकिन केशव उसे कहता है कि यहाँ आग नहीं लगी हुई है, हम कुछ पुराने पोस्टर्स चला रहे हैं। फिर अब्दुल कहता है कि ध्यान से, कहीं तुम लोगों को चोट ना पहुँचे। इतना कहकर अब्दुल वहाँ से पीछे मुड़कर जाने ही लगता है कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे एक अलग सी बदबू आ रही थी, जैसे किसी के बाल को, जैसे किसी के मांस को जलाया जा रहा हो। अब्दुल नज़ीर को अब शक हो जाता है। वो तुरंत भागकर रेस्टोरेंट के अंदर धक्के से घुस जाता है और जब अब्दुल तंदूर की तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे उस तंदूर के अंदर एक जला हुआ हाथ दिखाई देता है। वो घबरा जाता है और फिर तुरंत पीसीआर को फ़ोन लगाता है। उसके बाद पुलिस वहां आकर पहुंच जाती है, लेकिन जब तक पुलिस आती है सुशील शर्मा वहां से भाग निकलता है। और जब पुलिस उस तंदूर में लगी हुई आग को बुझाती है तब तक नैना सहानी की आधी से ज़्यादा बॉडी जल चुकी होती है। पुलिस सुशील शर्मा को तो तब नहीं पकड़ सकी, लेकिन केशव को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और नैना सहानी की लाश को भी ले जाकर मोर्चरी में रखवा देती है। जब मतलूम करीम को इन सभी बातों का पता चला वो तुरंत वहाँ पर भाग कर आया
और वो जब सिर्फ लाश की उंगलियों को देखता है जो कि अब सिर्फ हड्डी ही रह गई थी, लेकिन उसमें पहनी हुई एक अंगूठी देखकर मतलूम करीम ये पहचान जाता है कि ये लाश नैना साहनी की ही है। और उधर सुशील शर्मा अपना हुलिया बदल बदल कर छुपता फिर रहा था, लेकिन आखिर में सुशील शर्मा को पुलिस पकड़ लेती है और इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानकर सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा की इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये कत्ल की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि ये अचानक से हुआ एक हादसा था। तो ये थी आज की कहानी, भारत का वो तंदूर कांड जिसने उस वक्त पूरे देश को दहला दिया था। उम्मीद है आपको आज की ये मेरी कहानी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।